एक बात याद रखना, इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुशवाहा। आज का जो सेशन है वो बेसिकली ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन है एलडीसी 30% का एग्जामिनेशन होने वाला, उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली आज का सेशन है। तो वीडियो में स्टार्ट टू बने रहिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स Dear friends, let's begin. And question number first is कि Hindi Day is celebrated in India on every year. यानी हिंदी दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है, प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 सितंबर, यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 September is right answer. And next question is कि तेलंगाना स्टेट कम्स अंडर रीजन एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत तेलंगाना स्टेट है वो किस रीजन के अंतर्गत आता है? ABCD किस रीजन, यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज को 3 पार्ट में जो बांटा गया है, क ख ग यानी ABC, तो तेलंगाना जो है वो C ग्रुप के अंतर्गत आता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन C। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महाराष्ट्र स्टेट्स कम अंडर रीजन एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत महाराष्ट्र जो राज्य है वो किस कैटेगरी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है B, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के अंतर्गत महाराष्ट्र जो राज्य है वो रीजन B के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ लैंग्वेज अंडर इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंग्लिश शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी द नंबर ऑफ लैंग्वेज अंडर 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुसूची है, जो उसमें 8वीं जो अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? तो उसका जो राइट आंसर है वो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही सुपर है, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में स्टार्ट में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर प्रेमचंद अवार्ड स्कीम द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज फॉर राइटिंग स्टोरी, नॉवेल एंड पोएट्री इन हिंदी इज रुपीज़, यानी प्रेमचंद अवार्ड जो हिंदी में दिया जाता है उसके अंतर्गत जो फर्स्ट प्राइज मिलता है फॉर राइटिंग स्टोरी या नॉवेल या पोएट्री, तो जो फर्स्ट प्राइज है वो है 15,000, यानी आंसर विल बी C। 15,000 फर्स्ट प्राइज 15,000 रुपये का दिया जाता है यदि कोई प्रेमचंद अवार्ड किसी को दिया जाता है हिंदी के लिए। हिंदी में प्रेमचंद अवार्ड दिया जाता है फॉर राइटिंग स्टोरी, नॉवेल, पोएट्री, 15,000 दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ड। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है वो कब पास किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स हिंदी शैल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा की संज्ञा दी गई है? ठीक है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है, देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 343 के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन विल बी B, 343। आप यहाँ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की issuing of passes in Hindi for the stations situated in A and B regions was first
स्टार्टेड इन साउथ सेंट्रल रेलवे इन द ईयर। यानी सबसे पहले साउथ सेंट्रल रेलवे में जो हिंदी है फॉर स्टेशन सिचुएटेड ए एंड बी रेंजेस, ए और बी कैटेगरी का जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पर इशूइंग ऑफ पासेज इन हिंदी जो साउथ सेंट्रल में शुरू किया गया, वो कब शुरू किया गया? तो वो है 1977। ऑप्शन विल बी सी 1977। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 आवर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेस पर, लैंग्वेज के आधार पर 1966 का जो रूल्स है यानी राजभाषा नियम के अनुसार कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो एक हमारे देश को बांटा गया है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन विल बी सी, राइट आंसर इज सी। 3 भागों में बांटा गया है राजभाषा नियम 1976 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये होते हैं होम मिनिस्टर। राइट आंसर विल बी बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि MMTS सर्विसेज इन सिकंदराबाद एंड हैदराबाद डिविजन्स रन विथ। तो MMTS सर्विसेज जो है वो सिकंदराबाद और हैदराबाद में कितने डिविजन्स में रन करता है? तो यह है 12 कार रैक्स। ये वहाँ का ऑफिशियली है कि 12 कार रैक्स के अंतर्गत हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, हैदराबाद सिकंदराबाद जो डिवीज़न है वो MMTS सर्विसेज जो है वो 12 कार रैक्स में बांटा गया है। नेक्स्ट है मिशन रफ्तार वाज अनाउंस्ड इन बजट। यानी किस बजट के अंतर्गत मिशन रफ्तार अनाउंस किया गया था? तो यह बजट 16-17 यानी 2016 से 17 का जो बजट था उसमें आपका मिशन रफ्तार को अनाउंस किया गया था। ठीक है, मिशन रफ्तार बेसिकली आपको ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिनेटिंग लोडिंग यानी इन मिलियन टन्स इन SC रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। ये हालांकि क्वेश्चन जो है वो कोरिलेट करता है करंट से कि ओरिजिनेटिंग लोडिंग इन मिलियन टन्स में साउथ सेंट्रल रेलवे में 2019-20 के दौरान जो ओरिजिनेटिंग जो लोडिंग पॉइंट था, या पॉइंट नहीं कह सकते, ओरिजिनेटिंग जो लोडिंग था वो चूँकि कितने मिलियन टन्स का ओरिजिनेटिंग लोडिंग अलाउ किया गया था यानी 19-20 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 109 और 477 यानी 477। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि द वैगन टर्न राउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी वैगन टर्न राउंड जो मेजर किया जाता है वो वीक्स में किया जाता है या मंथ्स में किया जाता है या डेज में या ईयर में। तो वैगन टर्न राउंड जो मेजर किया जाता है वो होता है डेज में मेजर किया जाता है। वैगन टर्न राउंड का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब दो गुड्स ट्रेन यानी एक जब लोडिंग हो गया और दूसरा के लोडिंग का जो टाइम स्टार्ट होता है तो इस दोनों के बीच में जो गैपिंग होता है उसको बोलते हैं वैगन टर्न राउंड। ठीक है, और मैं एक चीज़ और पीछे शायद वहाँ पर स्लिप ऑफ टंग हो गया था कि मिशन रफ्तार जो था वो मिशन रफ्तार ऑफिशियल लैंग्वेज से ना होकर मिशन जो रफ्तार था वो इंडियन रेलवे से संबंधित था। यानी गाड़ियों का परिचालन में रफ्तार लाने के लिए मिशन रफ्तार बजट में अनाउंस किया गया था, 2016-17 के बजट में अनाउंस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमू एक्सपैंड एज मेन लाइन ब्लैंक्स यूनिट। यानी यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि मेमू जो है मेन लाइन में ये किस चीज़ का फुल फॉर्म है? मेमू। यानी मेमू का मतलब होता है मल्टीपल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट मेमू MEMU।
जो कि अर्बन सब अर्बन में चलाया जाता है मेमू मल्टीपल इलेक्ट्रिक यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि अमेंडमेंट स्लिप नंबर 34 डेटेड 12/12/19 इशूड परटेन्स टू रूल एंड चैप्टर इन G&SR यानी जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स जिसको बोला जाता है। तो सब्सिडरी रूल 35.5 ऑफ चैप्टर नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 में जो एसआर है एसआर का 4.3.55 ऑफ चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इशूड और अप्रूव्ड बाय, यानी यहाँ पर क्वेश्चन का सेंस ये कर रहा है कि अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो होता है वो इशू जो किया जाता है तो अप्रूव्ड किसके द्वारा किया जाता है, तो CRS के द्वारा उसको अप्रूव्ड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स यानी PFT जिसको बोला जाता है इन ऑपरेशन इन SC रेलवे यानी साउथ सेंट्रल रेलवे आर, यानी साउथ सेंट्रल रेलवे में जो PFT है यानी प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स वो उसका संख्या कितना है, तो उसकी संख्या है 7, यानी साउथ सेंट्रल रेलवे में 7 PFT टर्मिनल्स है यानी प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ सिग्नल इज न्यूली इरेक्टेड और शिफ्टेड कॉशन ऑर्डर शैल बी गिवन फॉर ए पीरियड ऑफ, तो ये जो कॉशन ऑर्डर जो इशू किया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ, ये जो होता है वो होता है 3 महीने के लिए 90 डेज के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर्कुलर नोटिस इशूड फॉर ट्रैफिक लाइन ब्लॉक फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स इज वैलिड फॉर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी डेट ऑफ इशू से सर्कुलर नोटिस जो होता है वो कितने दिनों तक वैलिड होता है, तो ये वैलिड होता है 3 मंथ्स के लिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर रिलीफ इंजन और ट्रेन इनटू एन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन इज, तो ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में जो अथॉरिटी टू प्रोसीड होता है इंजन और या फिर ट्रेन के लिए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में वो कौन सा फॉर्म दिया जाता है, तो ये दिया जाता है TC 912, TC 912 दिया जाता है अथॉरिटी टू प्रोसीड के लिए। कहाँ, किस सेक्शन में, तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन में अथॉरिटी टू प्रोसीड के लिए जो रिलीफ इंजन और ट्रेन के लिए जो इशू किया जाता है वो है TC 912। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, हाँ अभी सही है, यस। ड्यूरिंग पावर इंटरसेप्शन ऑफ कोचिंग ट्रेन्स बिफोर डिटैचिंग द लोको एज पर JPO समझ रहे हैं ना, जो गार्ड और ड्राइवर मिलकर बनाते हैं। तो ड्यूरिंग पावर इंटरसेप्शन ऑफ कोचिंग ट्रेन्स बिफोर डिटैचिंग द लोको एज पर JPO, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आयरन स्किड्स टू बी प्लेस्ड एट एक्सट्रीम्स, उसके बाद अप्लाई एंड ब्रेक्स ऑफ ऑल SLR एंड 1 एक और है कि LP टू ड्रॉप एयर प्रेशर, यानी इस तरह से देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1, 3, 4। 2 जो ऑप्शन है 2 चेन्स टू बी अप्लाइड एट एक्सट्रीम एंड्स, ये गलत है, ये नहीं होगा, इसे छोड़कर बाकी सभी 3 सही है। ठीक है, चलिए वीडियो को 1 से 2 बार आप देखिएगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेशन वर्किंग रूल्स कंटेन चैप्टर्स एंड अपेंडिक्स, है ना। स्टेशन वर्किंग रूल्स में जो चैप्टर है जो कंटेन करता है चैप्टर एंड अपेंडिक्स वो कितना करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 एंड 7, कितना 12 एंड 7। ओके, राइट आंसर 12 एंड 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा और जूम किया जाए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि वेन एवर इनर डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड द डिस्टेंस सिग्नल इज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग एस्पेक्ट। इसका जो राइट आंसर है अटेंशन टू प्रोसीड। अटेंशन टू प्रोसीड कब? जो वेन एवर इनर डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, जब इनर डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है तो जो डिस्टेंस सिग्नल होता है वो कैपेबल होता है फॉर डिस्प्लेइंग एस्पेक्ट अटेंशन टू प्रोसीड। यानी आप प्रोसीड करने के लिए अटेंशन हो जाइए, सावधान हो जाइए, आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है NTKM डिनोट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NTM डिनोट्स ऑलवेज पूछते रहता है। NTKM का मतलब होता है नेट टन किलोमीटर्स, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इंडियन रेलवेज परमिटेड प्रोक्यूरमेंट ऑफ रेक्स एज अ फ्रेट मार्केटिंग इनिशिएटिव थ्रू फॉलोइंग schemes for movement of freight traffic by inviting private investment on PP model। तो देखिए इसका लिबरलाइज वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम जो लुइस होता है LWIS, फिर AFTO है जो है कि ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर स्कीम, GPWIS जो है यानी जनरल पर्पज वैगन इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल हैंडलिंग गुड्स ट्रैफिक ऑन SC रेलवे। वंस अगेन साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए कि आइडेंटिफाई प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल अभी हम लोग पढ़े थे कि SC रेलवे में जो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल है उसकी संख्या 7 है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल हैंडलिंग गुड्स ट्रैफिक। गुड्स ट्रैफिक का जो हैंडलिंग किया जाता है PFT का वो किसके माध्यम से होता है? तो एक तो हो गया CMCT यानी कंटिनेंटल मल्टी मॉडल टर्मिनल्स तिमपुर, एंड नेक्स्ट है CMCN कॉन्कॉर्ड टर्मिनल्स नागालापल्ली, एंड नेक्स्ट है AWCA यानी एना पार्टी वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ सेंट्रल रेलवे एज 9th जोनल रेलवे केम इन एग्जिस्टेंस ऑन, यानी साउथ सेंट्रल रेलवे एग्जिस्टेंस में कब आया, जो कि हमारे इंडियन रेलवे के 9वां रेलवे में गिनती आता है। इसकी संख्या, इसका जो पोजीशन है तो ये एग्जिस्टेंस में कब आया? तो ये आया 2 अक्टूबर 1966 को। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1966। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी यानी पायलट प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी टू प्रिवेंट ट्रेन एक्सीडेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ सिग्नल पासिंग डेंजर, जिसको स्पैड बोलता है, सिग्नल पासिंग है डेंजर स्पैड, और नन ऑब्जर्वेंस ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन बाय ट्रेन ड्राइवर्स। तो ये ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन अ टावर वैगन हैज टू बी मूव्ड अटैच्ड टू ए ट्रेन इट शुड बी अटैच्ड। तो ये किस में अटैच किया जाना चाहिए? तो इट शुड बी अटैच इनसाइड द रियर ब्रेक वाहन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन अ टावर वैगन हैज टू बी मूव्ड attached to a train it should be attached inside the rear brake van। okay, inside the rear brake van। next question है कि no railway servant shall be granted leave of any kind for continuous period exceed, यानी कोई भी रेलवे एम्प्लॉय है तो उन्हें कितने दिनों से ज़्यादा छुट्टी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 years, 5 सालों से ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉय को लीव अलाउ नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट
ऑफ कंटिन्यूअस कैटेगरी एम्प्लॉय इन अ वीक। एक सप्ताह के अंतर्गत जो सैचुरी जो लिमिट है कंटिन्यूअस कैटेगरी एम्प्लॉय के लिए वो कितना है, तो वो है 54 आवर्स। ठीक है, 54 आवर्स। एंड नेक्स्ट, विद इन हाउ मेनी डेज कंपेंसेटरी ऑफ कैन बी सैंक्शन, यानी कंपेंसेटरी ऑफ सैंक्शन जो किया जाता है विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर, तो विद इन 30 डेज, यानी 30 डेज के अंदर कंपेंसेटरी ऑफ सैंक्शन किया जा सकता है। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड टू तो रीजनल लेवल कमिश्नर, RLC, रीजनल लेवल कमिश्नर। कहाँ, अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी मेड टू तो रीजनल लेवल कमिश्नर इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर पीरियड्स ऑफ रेस्ट गिवन टू रनिंग स्टाफ इन अ मंथ इफ वन पीरियड रेस्ट इज 22 आवर्स, यानी यदि एक पीरियड ऑफ रेस्ट जो है वो 22 आवर्स का है तो रनिंग स्टाफ के लिए नंबर पीरियड ऑफ रेस्ट गिवन टू रनिंग स्टाफ इन ए मंथ, एक मंथ में कितना पीरियड ऑफ रेस्ट दिया जाता है, तो एक महीना के अंतर्गत 5 पीरियड ऑफ रेस्ट रनिंग स्टाफ को अलाउ है दिया जाता है। ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि द रेलवे सर्वेंट यानी द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स केम इनटू फोर्स इन द ईयर, तो ये डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल जो है वो कब से स्थिति में आया, तो ये 1968 से आया। राइट आंसर इज ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि फॉर प्लेसिंग अ रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन फ्रॉम फॉर्म इज इशूड, यानी कोई भी रेलवे एम्प्लॉय को जब सस्पेंशन दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो कौन से फॉर्म यूज किया जाता है, कौन से फॉर्म दिया जाता है, SF5, SF11, SF1, SF2। आई थिंक इट राइट आंसर इज SF1। ठीक है, SF1 इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूल 25 ऑफ द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील विथ, यानी DNR जो है डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स का जो रूल नंबर 25 है वो किससे संबंधित है, तो वो है रिवीजन से, यानी सॉरी वो रिवीजन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी यानी PNM, जिसका फुल फॉर्म होता है PNM का परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, फंक्शन इन ब्लैंक टायर सिस्टम, यानी कितने टायर में इसका फंक्शन किया जाता है PNM का, तो यह 3 लेवल पर किया जाता है, एक डिवीजन लेवल पर, दूसरा जोनल लेवल पर और तीसरा रेलवे बोर्ड लेवल पर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द फुल फॉर्म ऑफ प्रेम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये सब इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो आप इस सब चीज़ को बाय हार्ट कर लीजिए, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। प्रेम का जो फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट। प्रेम का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ इन मैनेजमेंट। ओके। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सुपरन्यूएशन पेंशन इज पेड टू सच स्टाफ हु रिटायर्स विथ मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ ईयर्स, यानी कोई भी एम्प्लॉय है वो कितने दिनों की सर्विस कर लेगा तो उसे सुपरन्यूएशन पेंशन पेड किया जाएगा, तो यह 22 ईयर्स। राइट आंसर इज 22 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज, यानी मैक्सिमम जो डेज है लीव ऑन एवरेज पे का वो कितने दिनों तक का एक्यूमुलेट किया जा सकता है, तो वो 300 डेज का आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम डेज ऑफ लीव ऑन एवरेज पे। 300 दिनों की छुट्टी LP सबको जमा करना होता है क्योंकि उसका लीव इनकैशमेंट दिया जाता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क्स एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, यानी जिसको बोला जाता है
HOER, है ना। आवर्स ऑफ वर्क्स एंड पीरियड ऑफ रेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड इन विच चैप्टर ऑफ रेलवे एक्ट 1989। तो रेलवे एक्ट 1989 के चैप्टर 14 में ये मेंशन किया गया है किसका, HOER का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशन बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स। स्टेशन बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो स्टेशन आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। स्टेशन बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो स्टेशन आउटस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज स्पेशल डेबिट इन द स्टेशन बैलेंस शीट। स्टेशन बैलेंस शीट में स्पेशल डेबिट के रूप में किसे जाना जाता है, तो स्पेशल डेबिट है ईरर शीट है, डिसअलाउंस बाय द कैशियर है, रेवेन्यू कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अदर स्टेशंस, ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सस्पेंस कंसिस्ट ऑफ। अब ट्रैफिक सस्पेंस में क्या क्या आता है, ट्रैफिक सस्पेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई, तो स्टेशन आउटस्टैंडिंग आपका आ जाता है, अकाउंट ऑफिस आउटस्टैंडिंग आ जाता है, कैश इन ट्रांजिट आ जाता है, ये सब सभी स्टेशन ट्रैफिक सस्पेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टाइम लिमिट फॉर रेजिंग डेबिट्स ऑर्डिनरली फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज। तो इस तरह का ऐसा कोई फिक्स लिमिट नहीं है कि रेजिंग डेबिट्स ऑर्डिनरली फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नो सच लिमिट। राइट आंसर इज नो सच लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एडमिटेड डेबिट्स आर क्लियर्ड बाय। एडमिटेड डेबिट जो होता है वो किसके द्वारा क्लियर किया जाता है, तो स्टेशन एडमिटेड डेबिट्स जो क्लियर किया जाता है वो सैलरी रिकवरी करके किया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है सैलरी रिकवरी, यानी सैलरी से रिकवरी किया जाता है एडमिटेड डेबिट्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डिस्प्यूटेड डेबिट्स आर क्लियर्ड बाय। यहाँ पर था एडमिटेड डेबिट्स, यहाँ पर है डिस्प्यूटेड डेबिट्स, यानी वैसा डेबिट जो डिस्प्यूटेड है, यानी जिसको एक्सेप्ट अभी एडमिट नहीं किया गया है। तो डिस्प्यूटेड डेबिट्स आर क्लियर्ड बाय, डिस्प्यूटेड डेबिट्स आर क्लियर्ड बाय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों की बात करें तो बी में आपका है स्पेशल क्रेडिट और दूसरा जो दूसरा है वो है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी स्पेशल क्रेडिट के द्वारा भी डिप्यूटेड डेबिट्स को क्लियर किया जाता है और कन्वर्जन ऑफ एडमिटेड एंड क्लियर्ड, यानी कन्वर्जन टू एडमिटेड एंड क्लियर्ड। डिस्प्यूटेड डेबिट्स को या तो आप एडमिटेड डेबिट्स में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर स्पेशल क्रेडिट के द्वारा डिस्प्यूटेड डेबिट्स को क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। एडमिटेड डेबिट्स जो होता है वो क्लियर किया जाता है सैलरी रिकवरी करके किया जाता है, एडमिटेड डेबिट्स का क्लियर, जबकि डिस्प्यूटेड डेबिट्स का जो क्लियर किया जाता है वो कन्वर्जन टू एडमिटेड एंड क्लियर्ड, या तो आप उसको एडमिटेड डेबिट्स में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर स्पेशल क्रेडिट के माध्यम से डिस्प्यूटेड डेबिट्स को क्लियर किया जा सकता है या जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कि ईरर शीट इज प्रिपेयर्ड इन, यानी यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि जो ईरर शीट है वो कितने कॉपी में प्रिपेयर किया जाता है। तो ईरर शीट इज प्रिपेयर्ड इन 3 कॉपीज। राइट आंसर इज 3 कॉपीज। हाँ, कहीं कहीं पर स्पेशल कंडीशन में 4 कॉपी में भी किया जाता है ईरर शीट। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रैफिक अर्निंग इज डन बाय, यानी अपॉर्चमेंट ऑफ ट्रैफिक अर्निंग, ट्रैफिक से जो भी अर्निंग होता है उसका जो अपॉर्चमेंट होता है, बंटवारा जो होता है
वो किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है रेलवे बोर्ड के माध्यम से। राइट आंसर इज रेलवे बोर्ड के माध्यम से। हालांकि कहीं पर क्रिस भी देता है, तो क्रिस में नहीं जाना है, रेलवे बोर्ड के माध्यम से जाना है। रेलवे बोर्ड के माध्यम से ही ट्रैफिक अर्निंग का अपॉर्चमेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वर्किंग एक्सपेंसेज ऑफ ए रेलवे इंक्रीजेज एंड अर्निंग रिमेनिंग एट द सेम लेवल द ऑपरेटिंग रेशियो परफॉर्मेंस विल बिकम। तो देखिए, जब कहता कि व्हेन वर्किंग एक्सपेंसेज ऑफ रेलवे इंक्रीज एंड अर्निंग रिमेनिंग एट द सेम, अर्निंग सेम रहे, रेलवे का जो एक्सपेंसेज है वो बढ़ता चला जा रहा है, जबकि अर्निंग क्या हो रहा है? वो सेम है, यानी वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो वैसे स्थिति में जो ऑपरेटिंग रेशियो जो होगा वो क्या किस प्रकार का होगा? तो ऑपरेटिंग रेशियो उस समय पुअर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेज बढ़ रहा है और अर्निंग क्या है? सेम है, तो वैसे स्थिति में पुअर ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिकल स्टेटमेंट 7A रिप्रेजेंट्स, यानी स्टैटिकल स्टेटमेंट 7A क्या रिप्रेजेंट करता है? तो स्टैटिकल स्टेटमेंट 7A जो है वो गुड्स रेवेन्यू स्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कलेक्शन था क्वेश्चन का जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड इम्प्रेसिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।